इम्तिहानों को लेकर के अभी बहुत चर्चा हो रही है कि 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके इम्तिहान हों या ना हों, कैसे हों, किस तरीके से हों, उसको लेकर के एक सरकारी मुहिम छिड़ी। सरकार ने जो राज्य की सरकार है उनसे बात करने की कोशिश की। अलग अलग सुझाव सामने आ रहे हैं और सुझाव देने में काफी सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई है वो अब हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। आपने देखा कि सरकार इसको किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे ले जा रही है। एक छात्रा थी जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना था मैं 12वीं कक्षा में हूं, 15 महीने से एक ही क्लास में हूं, जो भी फैसला लेना है सरकार को वो जल्दी ले ले, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन लटकाओ मत। मैं उस छात्रा की बात से एकदम सहमत हूं क्योंकि 12वीं क्लास लगातार लंबी होती चली जा रही है। बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये एक हमेशा मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गई है 12वीं क्लास अटेंड करना। तो कुछ ना कुछ निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय लें, कल मैंने केंद्र सरकार को यही कहा कि जब निर्णय लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं। दिल्ली में तो केसेस नीचे हुए हैं, महाराष्ट्र में नीचे हुए हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में ये भी बात हो रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना की तीसरी जो वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। तो मनीष जी, क्या सुझाव देंगे आप? अभी जैसे केंद्र की ये बड़ी भारी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री भी इसमें, जैसे कि हमको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं केंद्र के, वो बार बार बताते हैं प्रधानमंत्री इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं कि जो भी फैसला हो वो बच्चों के हित में हो। सुझाव के दृष्टिकोण से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सुझाव आप देंगे? मैंने 2 सुझाव दिए हैं उनको कि पहला तो यह कि पूरे देश में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1,40,00,000 है। अब इन 1,40,00,000 बच्चों में से मोटे मोटे अनुमान में करीब 20% बच्चे तो 18 साल की ऊपर को क्रॉस कर चुके हैं। उनको आप प्रायोरिटी के बेस पे वैक्सीन लगवा दीजिए। एक्सपर्ट से बात करिए, मेडिकल एक्सपर्ट से, वैक्सीन बनाने वालों से बात करिए, क्योंकि जो वैक्सीन है वो किसी कट ऑफ डेट के हिसाब से नहीं बनी, वो रेंज के हिसाब से बनी है कि लगभग 18 साल के बच्चों के, 18 से लेकर 44 तक के लिए या 18 से ऊपर के लिए। तो क्या 17.5 साल के लोगों को ये लगाई जा सकती है? अगर डॉक्टर्स इस बात से सहमत होते हैं कि 17.5 साल भी लगभग 18 साल में काउंट हो जाएगा, तो आप मान के चलिए 90-95% बच्चे इस रेंज में कवर हो जाते हैं। क्योंकि 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 17.5 साल या 18 साल प्लस माइनस में है। करीब 5-10% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो 17.5 साल से नीचे होंगे। तो पहला मेरा आग्रह कल केंद्र सरकार से था कि आप बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी, और दुनिया में अब 12 से 18 साल के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आप 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन, चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेईई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन एक बार एक राउंड में सारे 12वीं क्लास के सारे बच्चों को ये करा दीजिए। पहला सुझाव तो मैंने उनको ये दिया। दूसरा ये दिया कि इफ एट ऑल आप एग्जाम कराते भी हैं तो आप कैसे कराएंगे? अगर वैक्सीनेशन के बिना कराते हैं, जो उन्होंने केंद्र ने प्रस्ताव दिए थे 2, उसमें दोनों में एग्जाम ऑफलाइन कराने का प्रस्ताव था, तो मैंने कहा कैसे कराएंगे? आप 0 ऑप्शन लेके चलिए कि एग्जाम किए बिना बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जितने आपने टेस्ट लिए हैं उन सब की गणना के आधार पर एक कैलकुलेशन करके आप उस बच्चे को कैसे पास या उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकालिए। एग्जामिनेशन फिलहाल कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है। जी मनीष जी, अब मैं वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ही आता हूं, क्योंकि इसको लेकर के भी आपने काफी सक्रिय भूमिका निभाई है सुझाव देने के दृष्टिकोण से। और अभी मैं देख रहा हूं आपने एक चिट्ठी लिखी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, कि एक केंद्रीय रणनीति या नीति बननी चाहिए वैक्सीन को लाने की। आपको लगता है ये सुझाव आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो ग्लोबल टेंडर देने की बात कही थी अलग अलग राज्यों से, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ?
देखिए, कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किए हैं। हम भी दुनिया की कई वैक्सीन कंपनियों से बात कर रहे थे, सब ये कह रही हैं, साहब हम तो दुनिया में कहीं भी किसी स्टेट को नहीं दे रहे, हम तो वहां की फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हम आपके देश में भी भारत सरकार से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि भारत सरकार इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है। दुनिया के ये जो मॉडर्ना है, फाइजर है, मैं नाम स्पेसिफिक ले सकता हूं, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन सारी वैक्सीन्स को 70-70, 80-80, 100-100 देश अपने यहां प्रिक्योर कर चुके हैं, अपने लोगों को लगवा रहे हैं। हमारे देश में अभी मॉडर्ना को, फाइजर को, जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी तक नहीं दी गई है। हमारे देश में उसके इस्तेमाल की परमिशन नहीं है अभी, और आप जाके कह रहे हो कि आप ग्लोबल टेंडर से इनको खरीद लाइए। कहां से खरीद लाएंगे भाई? आपने अभी देश में परमिशन नहीं दी, आपने अभी देश में उनको बेचने की इजाजत नहीं दी है, और आप कह रहे हैं हम राज्य सरकारें जाके ग्लोबल टेंडर से खरीद लाएं। कंपनियां कह रही हैं, साहब हम तो सारी दुनिया में देश की सरकार से बात करते हैं, आपके देश की सरकार से हम बात कर रहे हैं। पर मनीष जी, अभी केंद्र सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है उनके प्रतिनिधियों से, उनका ये कहना है जब केंद्र सरकार सारे फैसले ले रही थी तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी सब राज्य के लोग कहते हैं सारा फैसला खुद ले रहे हैं, विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे हैं। और अब हम कह रहे हैं कि सब अपना अपना फैसला ले लो, तो ये भी नहीं चाहिए। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी केंद्र सरकार कर रही है ना, कि एक तरफ तो कहती है आप वैक्सीन खरीद लो, देश की जो कंपनियां हैं उनको कहती है नहीं, कौन किसको कितनी वैक्सीन देगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। जब राज्य सरकार जाके कहती है हमें 67 लाख वैक्सीन दे दो, तो केंद्र सरकार कहती है नहीं, 67 लाख नहीं मिलेंगी, इनको तो 5 लाख मिलेंगी, इनको 4 लाख मिलेंगी, इनको 80,000 मिलेंगी, इनको 90,000 मिलेंगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। विदेशों से जब हम वैक्सीन खरीदने जाते हैं तो अभी भारत सरकार ने उनको परमिशन ही नहीं दी। तो ये तो मजाक है। फिर आप देखिए, गंभीरता देखिए। अमेरिका जैसे देश में जिस वक्त कोरोना पीक पे था, मार्च 2020 में जब उन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू की, उन्होंने अपनी आधी आबादी के लिए तो उसी वक्त वैक्सीन बुक कर दी थी। लेकिन आज हमारी भारत सरकार सो रही है। स्पुतनिक वाले लोग आए, स्पुतनिक ने कहा भाई हमें परमिशन दे दो भारत में बनाने के, बेचने के लिए और बनाने के लिए। 2020 में भारत सरकार ने उनको मना कर दिया। अप्रैल 2021 में भारत सरकार जागी और तब उन्होंने परमिशन दी है। आज भारत सरकार सोई हुई है वैक्सीन के मसले पे। आज सारे देश में, सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सारे देशों ने अपनी अपनी पूरी आबादी के लिए वैक्सीन दुनिया भर से प्रिक्योर कर ली, और हम कह रहे हैं हम अभी परमिशन देंगे, देख रहे हैं, आप लोग ऐसा करो, ग्लोबल टेंडर वगैरह कर लो। मजाक कर रहे हो क्या यार? पेंडेमिक है, पूरा देश दुखी है इस बात से। इसी चीज से जुड़ा हुआ एक सवाल मनीष जी मैं पूछना चाहता हूं। अब एक के बाद एक नई नई हम देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स होते हुए, और महामारी में से निकल रही हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, और इन सब की जो दवाइयां हैं वो उसकी भी कमी होती चली जा रही है। आपको क्या लगता है कि रणनीति के तौर पर क्या होना चाहिए कि हमको ये क्यों नहीं पता है कि इन चीजों की शॉर्टेज होने वाली है? नहीं, अब ब्लैक फंगस आई, ब्लैक फंगस के लिए जो एफ्रोटेरिसिन है वो पूरे देश में हो सकता है 200-400 एक दिन में चाहिए होता होगा। आज अचानक 40-50 हजार की एक साथ जरूरत पड़ रही है। तो बनाने वाली कंपनी की अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन उसके बाद मतलब यहां मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार ने कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कहीं कोई होर्डिंग ना हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग राज्यों को कोटा दिया है। हमने भी कहा है भाई हमें दिल्ली में, क्योंकि आसपास के राज्यों से भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे यहाँ इस वक्त भर्ती हैं, हमारे पास दिल्ली में 500 पेशेंट्स हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या आसपास के राज्यों से आए हुए की भी है। तो हमें भी कोटा उस हिसाब से दिया जाए कि हम सब लोगों को वैक्सीन लगा सकें। अगर ये वाला जो एफ्रोटेरिसिन इंजेक्शन है, ये एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते हैं, तो ये अगर हॉस्पिटल्स को राज्यों के कोटे में उपलब्ध हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मनीष जी, इसमें एक और दिक्कत है, ये इंजेक्शन महंगा भी बहुत है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसे अगर गरीब आदमी को ये ब्लैक फंगस हो जाए या कोई और फंगस हो जाए, इसका उपचार प्राइवेट अस्पताल में 7-7, 10-10 लाख रुपए का है, कैसे कोई गरीब आदमी कर पाएगा अफोर्ड? नहीं, हमने तो दिल्ली में 3 हॉस्पिटल इसमें डेजिग्नेट किए हैं ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए, और उनको जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे वहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है कि जहाँ ईएनटी की फैसिलिटी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ईएनटी की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इस फंगस के इलाज में काम करें। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने 3 बड़े हॉस्पिटल्स में ये व्यवस्था की है कि यहाँ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। 2 सवाल मैं पूछूंगा जाते जाते। एक तो अभी ये जानकारी आई है एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया,
उनसे एक सवाल पूछा गया जो कि आपकी पार्टी जिसका बहुत जिक्र करती है कि बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी। उनका यह कहना है कि ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है जिसमें हम बहुत विश्वास के साथ ये चीज और प्रमाण के साथ ये चीज कह सकते हैं कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया साहब तो देश के एक जाने माने डॉक्टर हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर और सारे एक्सपर्ट्स मिलकर देश को ये आश्वस्त कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगली वेव जब आएगी तो इसमें बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उनके क्या लॉजिक्स हैं और डॉक्टर साहब किस आधार पे कह रहे हैं। देखिए, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं, मेडिकल एक्सपर्टीज़ हम नहीं है। मेडिकल एक्सपर्टीज तो डॉक्टर गुलेरिया साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। तो इन सारे, अगर सारे डॉक्टर गुलेरिया साहब के पास में और भी जिम्मेदारियां हैं इस वक्त कोविड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो इस भूमिका को निभा के बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस करके देश को ये आश्वस्त करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये हम सबके लिए बड़ी राहत की खबर होगी। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल एक बार फिर से छात्र और छात्राओं के लिए जो 12वीं कक्षा का इम्तिहान देने के लिए या उसमें कोई जल्दी से फैसला हो जाए उसके लिए बहुत चिंतित हैं, आप क्या टाइम फ्रेम मानते हैं मनीष सिसोदिया जी की जिसमें फैसला हो जाना चाहिए? क्योंकि अधर में लटकाना कोरोना काल में और वो भी छात्रों को, ये और ज्यादा कष्टप्रद और तकलीफदेह है। जो मुझे कल केंद्र सरकार के साथ बातचीत में समझ में आया और केंद्र सरकार भी उसका उल्लेख कर चुकी है, कल निशंक साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि अब केंद्र सरकार इस बारे में निर्णय लेगी। उन्होंने राज्यों से कल भी कंसल्टेशन किया और समय दिया है। कुछ राज्य चाह रहे थे कि उनको समय मिले 1-2 दिन का अपने कमेंट्स देने के लिए, तो उन्होंने समय दिया है। जैसा उन्होंने पहले अनाउंस किया था, शायद 1 जून तक ये निर्णय ले लेंगे कि इसमें अब एग्जाम कब कराना है, एग्जाम कराना है कि नहीं कराना है, बच्चों को क्या ऑप्शंस देने हैं। तो 1 जून तक संभव, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि निर्णय ले लेंगे तो बच्चों के अंदर से अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जाएगा। एग्जाम का जो ड्यूरेशन कम कर दिया जाए, एग्जाम बहुत लंबा ना हो, 90 ही मिनट का हो, इन सब जो बातें हो रही हैं उस पर आपका क्या विचार? देखिए, ये सब बातें अगर एजुकेशन रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। अभी जब आप कोविड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मैं कल भी इस बात को रखा केंद्र सरकार की मीटिंग में कि भाई बच्चे को आप 3 घंटे के लिए एग्जाम देने के लिए बुलाएं या 90 मिनट के लिए बुलाएं, रिस्क तो उतना ही है। बच्चे को आप 4 पेपर देने के लिए बुलाएं या 5 पेपर देने के लिए बुलाएं, अगर आप उसको स्कूल में बुलाएंगे तो उसकी जान को रिस्क तो उतना ही है। इसमें मैं सहमत नहीं हूं कि 4 दिन के लिए बुलाएंगे 5 दिन की जगह तो रिस्क कम है। अगर आप 3 घंटे की जगह उसको 1.5 घंटे का पेपर देने के लिए बुलाएंगे तो उसमें रिस्क कम है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।